अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, पहली रिकॉर्डिंग थोड़ी सी अंदर से डिस्टर्ब हो गई थी नेट इशू की वजह से। तो अभी उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं इस रिकॉर्डिंग में। शेयर कर लेती हूँ मैं स्क्रीन आपके साथ। हाँ जी। तो बात हो रही थी कि अगर नेशनल लेवल के ऊपर आईएसपीज की बात करें तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, एनएपीज का एक सेक्टर या एक हेडक्वार्टर बना देते हैं जहाँ पे सारी जो बड़ी लेवल की राउटिंग है वो प्रोसेस हो रही होती है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए आपको। इसको रीड करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा तेज़ी तेज़ी से करूँगी ताकि नेक्स्ट आज का भी जो आपका टॉपिक है वो इस लेक्चर में हो जाए कंप्लीट। सबसे पहले जो उनसा है वो आ जाता है हमारे पास नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। These are the backbone networks created and maintained by specialized companies। ठीक हो गया। specialized companies में हाई लेवल की कंपनीज हैं। जिस तरीके से हमारी ऐसी नामी ग्रामी कंपनीज जैसा कि गूगल है, ठीक है, उसके अपने बड़ी बड़े हेडक्वार्टर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में। और वो क्या करते हैं जी, हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि एक मुल्क के पूरे नेटवर्क को या एक पूरे मुल्क के नेट को अलग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता है डोमेन्स होती हैं जो कि हमें एड्रेसेस प्रोवाइड करती हैं, हमें बड़े लेवल पे जो है वो नेटवर्क के आईपीज प्रोवाइड करती हैं, जिन आईपीज को हम बाद में जो है वो छोटे लेवल तक लेके जाते हैं। ये बहुत बढ़िया आप कह लो कि गेम होती है। खैर, ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज जो उनसे हैं वो इसको क्रिएट और मेंटेन करती हैं। देयर आर मैनी नेशनल आईएसपीज ऑपरेटिंग इन नॉर्थर्न अमेरिका। सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन आज सेपरेट लिंक, पीएसआई नेट, यूयू नेट टेक्नोलॉजी। इनके थोड़े से चार पांच नाम जो उनसे हैं ये आपने याद रखने हैं कि ये हमारे नेशनल लेवल के सर्विस प्रोवाइडर हैं। अभी ये मजीद और भी होंगे डेफिनेटली। बुक जो सी है वो काफ़ी पुरानी लिखी हुई है। अगर आप अब नेट्स पे सर्च करें तो आपको मजीद भी मिलेंगे। To provide connectivity between the end users, these backbone networks are connected by complex switching stations। ये जो complex switching stations हैं जो कि national level के internet service providers को आपस में जोड़ते हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी, network access point या NAP। Some national ISP networks are also connected to one another by private switching। ठीक है, और जो private switching होगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे peering points हैं। ठीक है, these normally operate at a high data rate up to 600 megabytes per second। अगर हम इस तस्वीर से देखें तो ये जो डायरेक्ट स्विचिंग हो रही है ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो डायरेक्ट स्विचिंग हो रही है नेशनल आईएसपीज को आपस में जो है वो प्राइवेटली कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं कि ये पियरिंग हो रही है। ये क्या हो रहा है, ये पियरिंग हो रही है और इसका जो डाटा रेट है वो ज़्यादा हाई होगा। कहाँ तक होगा जी, इसकी स्पीड 600 MB तक होगी। फिर इसके अलावा जिनको हम नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स के ज़रिए से आपस में जोड़ते हैं तो ये इसको हम क्या कह देंगे कि ये एनएपी दरमियान में एक सेक्टर बना हुआ है जो कि क्या कर रहा है, इनको आपस में कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम थर्ड पार्टी के तौर पे यूज़ करेंगे, थर्ड पार्टी के तौर पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन से हैं, पर आर स्मॉलर आईएसपीज दैट आर कनेक्टेड टू वन और मोर नेशनल आईएसपीज। ये एक से ज़्यादा नेशनल आईएसपीज में भी होते हैं और ये जो से हैं वो रीजनल लेवल के ऊपर होते हैं। दे आर द थर्ड लेवल ऑफ द हायरार्की विद द स्मॉलर डाटा रेट। अब ये इस लेवल पे आ जाएंगे हायरार्की के अंदर, ये थर्ड लेवल पे होते हैं। ठीक है, रीजनल हो गया ये। देखो ना, एक तो हमारा सेंडर है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल के बाद जो लोकल है ये सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल पे क्या आएगा हायरार्की के अंदर, हमारे पास रीजनल, और फोर्थ लेवल पे आएगा नेशनल आईएसपी। इसके बाद लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्ट सर्विस टू द एंड यूजर। ये किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड यूजर को। हमारा एंड यूजर क्या है, ये देखो, एक सेंडर हमारा एंड यूजर है और दूसरा यहाँ पे मौजूद रिसीवर हमारे पास एंड यूजर के तौर पे है। तो जो हमारे लोकल आईएसपीज हैं ये किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे एंड यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट द
local ISP can be connected to regional ISPs और directly to a national ISPs। ठीक है जी, इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, हायरार्की के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। मोस्ट एंड यूजर्स आर कनेक्टेड टू द लोकल ISPs। जैसा कि मैं हूँ, मैंने अगर अपने घर में एक नेट यूज कर रही हूँ तो मैं एक एंड यूजर हूँ और मैं अपने मोहल्ले का एक लोकल ISP इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है जी, नोट दैट इन दिस सेंस अ लोकल ISP कैन बी अ कंपनी दैट जस्ट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज। जैसा कि हमारा PTCL है, जैसा कि हम लोग डिफरेंट सिम के नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, या फिर और बेशुमार नेट केबल्स हमें मिल जाती हैं। Each of these local ISPs can be connected to a regional or national service provider। ठीक हो गया। अब ये जो लोकल ISPs हैं, ये आगे किसके साथ कनेक्शन अपना स्टेब्लिश करती हैं? रीजनल लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे। तो ये सारी इसकी हायरार्की है जो कि आपके माइंड में लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा जो पिछला टॉपिक था इंटरनेट का और इंटरनेट के सेगमेंट्स या उसकी हायरार्की का। आगे आ जाता है हमारे पास प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। प्रोटोकॉल्स क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड्स क्या चीज होती हैं, इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन इनका काम जो सा है वो फिर उसी हिसाब से मुख्तलिफ हो जाता है नेटवर्किंग के अंदर। प्रोटोकॉल क्या है जी, इसको रीड कर लेते हैं। डिफाइन प्रोटोकॉल विच इज सिनोनिम ऑफ द रूल। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहेंगे कि ये प्रोटोकॉल्स हैं। और स्टैंडर्ड्स क्या हैं? विच आर एग्रीड अपॉन रूल्स। अब ये आप कहेंगे ये तो दोनों रूल्स ही हैं, पर नहीं, इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो पहले बनाए जाते हैं और बाद में लोगों को उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है। ठीक है। और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जो कि लोग काम करते करते खुद से बना लेते हैं और फिर बाद में जो है वो चीज स्टैंडर्ड बन जाती है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे के समझाती हूँ। जैसा कि जब एक लॉ बनता है हमारे नॉर्मली, जो जुडिशरी के मामलात होते हैं, हम लोग उसके अंदर एक्ट निकालते हैं, ये फलां ईयर का एक्ट है, ये फलां ईयर का एक्ट है, तो उसके अंदर कुछ शिकें बनाई जाती हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। और फिर जब वो एक रूल बन जाता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप एक कह लें सिंपल सी बात कि एक रूल बना दिया कि जो हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पे जाएगा तो उसको जो है वो फाइन होगा। अब ये एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया गया है। अब लोगों को उसके ऊपर काम करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है उसको हमारी सोसाइटी के अंदर। तो ये है प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड क्या है कि लोगों ने देखा कि अगर हेलमेट हम पहन के जाते हैं तो हमारी सेफ्टी है और हम लोगों को पहनना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अपनी सेफ्टी के मद्देनजर सारे लोग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हेलमेट पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा कि इस स्टेट के सारे लोग जो है वो हेलमेट्स यूज करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कहलाएगा। ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस है प्रोटोकॉल में और स्टैंडर्ड में। प्रोटोकॉल पहले डिफाइन किया जाता है और लोगों को बाद में उसके ऊपर कारामद करवाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। स्टैंडर्ड लोग खुद ब खुद अपनी सहूलत के अकॉर्डिंग चीजों को जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, और जब वो सारे लोग उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये इस जगह का एक स्टैंडर्ड बन गया। ओके। अब नेटवर्किंग के हवाले से प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स क्या चीजें हैं, अब उसकी तरफ देख लेते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन अकर बिटवीन एंटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम्स। एन एंटिटी क्या चीज है? इज एनीथिंग कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कोई भी डिवाइस है जो कि मैसेज को सेंड कर सकती है या रिसीव कर सकती है, चाहे वो मेरा कंप्यूटर है, चाहे वो मेरा मोबाइल है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो एक राउटर है, चाहे वो एक हब है, चाहे वो एक प्रिंटर है, वो कुछ भी है। ठीक है। However, two entities cannot simply send bit stream to each other and expect to be understood। अब ऐसा नहीं होता कि मैं जो भी मैसेज सेंड करती हूँ तो वो किसी दूसरे बंदे के पास जब पहुंचता है तो बस हमने दरमियान में जो है वो कोई थर्ड एंटिटी आई ही नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। मेरा भेजा हुआ मैसेज पहले DSL के पास जाएगा जो कि मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेगा, उसको एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग की मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेगा। फिर उसके बाद वो आगे जो रिसीवर का DSL लगा हुआ है या कोई भी ISP, उसके पास जाएगा, उसको चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा, बिट्स को आगे पीछे करके उसके तक पहुंचाएगा, फिर उसको दोबारा कन्वर्ट करेगा उस हालत में जिसमें एक रिसीवर अंडरस्टैंड उसको कर सके। तो ये सारा काम किसके थ्रू होगा? ये हमारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगा। फॉर कम्युनिकेशन टू अकर द एंटिटीज मस्ट एग्री ऑन अ प्रोटोकॉल। जो सारी एंटिटीज हैं वो प्रोटोकॉल्स को लाजमी तौर पे फॉलो करेंगी। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन।
व्हाट इज कम्युनिकेटेड, ठीक है, ये इसके आप मजीद डेफिनेशन अगर हम करें, व्हाट इज कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, ये सारा कुछ हमें कौन बताएगा, हमारे नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स बताएंगे। द की एलिमेंट ऑफ द प्रोटोकॉल आर सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड टाइम। सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड टाइम, ये तीन चीजें जो हैं वो डिफाइन कर दी जाती हैं तो वो एक प्रोटोकॉल बना दिया जाता है। ठीक हो गया। अब सिंटैक्स क्या चीज है, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं जी। The term syntax refers to the structure और format of the data। syntax क्या चीज होता है जी, structure और format of the data, मीनिंग द ऑर्डर इन विच दे आर रिप्रेजेंटेड। ये सिंटैक्स की डेफिनेशन है। अब ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स तकरीबन वही चीजें हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम लोग कहते हैं कि जब हमारा लैंग्वेज में लिखने का तरीका है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो नेटवर्किंग में क्या होगा कि डाटा का फॉर्मेट क्या होगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल दे के समझाती हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दें। और ये 6 है। ओके, गैस करें बच्चों ये किस चीज का फॉर्मेट है, ये किस चीज का फॉर्मेट है, ये जो हमने यहाँ पे एक नंबर सा लिखा है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो हमारे CNIC कार्ड के ऊपर नंबर होते हैं या CNIC नंबर होते हैं, ये उसका फॉर्मेट है, ये उसका लिखने का तरीका है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे आईपी एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल नहीं ली, लेकिन वो भी इस पे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। ठीक है, तो जब हम आईपीएस पढ़ेंगे तब उस हिसाब से आपको समझ आएगी कि हम हर एक सेक्शन का अपना उसका एक मतलब होता है। तो ये सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को समझने के लिए ये एग्जांपल है कि ये हमने कहा कि 1 2 3 4 5, ये 5 जो डिजिट्स है ना, ये पहले लिखो, फिर दरमियान में डैश लगाओ, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स लिखो, दरमियान में डैश लगाओ और लास्ट पे एक डिजिट आपका होगा। ठीक हो गया। अब ये एक फॉर्मेट है, ये एक सिंटैक्स है CNIC नंबर बनाने का। इसी तरीके से डाटा की रिप्रेजेंटेशन का भी अपना एक फॉर्मेट होता है। मैं कहती हूँ इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूँ, मैं कहती हूँ ये जो सा है वो एक नेशनल आईएसपी को डिफाइन करेगा, ये वाला एरिया रीजनल आईएसपी को डिफाइन करेगा, और ये वाला जो सा एरिया है ना, ये हमारे लोकल आईएसपी को डिफाइन करेगा अगर हम यहाँ पे किसी डाटा की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या एग्जांपल हो सकती है जो कि यहाँ पे लिखी है, क्या सिंपल प्रोटोकॉल माइट एक्सपेक्ट द फर्स्ट 8 बिट्स ऑफ डाटा। एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें हमने ये चीज बता दी है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ बिट्स है ना, तो उसमें से जो पहली 8 बिट्स हैं वो सेंडर के एड्रेस को डिफाइन करेंगी, जो उससे अगली 8 बिट्स हैं वो रिसीवर के एड्रेस को डिफाइन करेंगी, और रेस्ट ऑफ द बिट्स जितनी भी बचती हैं ना वो सारा हमारा क्या होगा, मैसेज होगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है ना, ये जो हमें एक रूल बता दिया आपको, ये हमारे डाटा की रिप्रेजेंटेशन का एक सिंटैक्स कहलाएगा। ठीक है, ये सिंटैक्स हो गया। अब सिमेंटिक्स क्या चीज है, ये भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। द वर्ड सिमेंटिक्स रेफर टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स। मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स का क्या मतलब है, आप अगर मुझे सही तरीके से नहीं याद, लेकिन अगर आप देखें तो नेट पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे ना कुछ होता है, ये CNIC नंबर का भी, कि ये जो है वो खानदान का नंबर होता है, ये फैमिली का कुछ होता है। रुको मैं आप लोगों को देख के ना सही से बताती हूँ, इसी बहाने ना आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि सेमेंटिक्स का मतलब क्या होता है। ये देखें जी, जो हमारा CNIC कार्ड होता है उसके ऊपर जो नंबर है हमारा
एनआईसी नंबर जिसको हम कहते हैं, उसके हर एक पार्ट का एक मतलब है। जैसे 3 का मतलब है कि कौन सा सूबा है, या आप कह लें कि सॉरी, इसका फर्स्ट जो डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका प्रोविंस कौन सा है। सेकंड डिजिट बताता है आपकी डिवीजन कौन सी है। थर्ड डिजिट अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ है वो आपकी तहसील को बताएगा। अब मुझे नहीं पता तहसील को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो लास्ट वाला है इसको यूनियन कौंसिल कौन सा बनता है। ये सारा हर एक डिजिट का जो है ना वो अपना अपना अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है। ये हर डिजिट की सिमेंटिक है। समझ आई बात की। ऐसे ही जो आपकी बिट्स बनी होंगी, पूरे डाटा की बिट्स होंगी ना, उसके हम जो पार्ट्स बनाएंगे वो पार्ट्स उसका सिंटैक्स है। जैसे ये इसका सिंटैक्स है, इसको लिखने का तरीका है। और उसके बाद इसमें मौजूद जो हर एक पार्ट की बारे में इंफॉर्मेशन है ना, वो उसकी क्या कहलाती है, उसका सिमेंटिक्स कहलाती है। ठीक हो गया। आई होप सो कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सिमेंटिक रेफर टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन के जो है वो मीनिंग्स को हम क्या कहेंगे कि ये उसके सिमेंटिक्स हैं। हाउ इज अ पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड, किस तरीके से हम एक खास पैकेट को या पैटर्न को हम इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं कि उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हाइड की गई है। ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे है, डज एन एड्रेस identify the route to be taken or the final destination of the message। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो फर्स्ट 8 बिट्स हमने रखनी है वो एड्रेस ऑफ सेंडर होगा, जो सेकंड 8 बिट्स रखनी है वो एड्रेस ऑफ रिसीवर होगा। तो उस एड्रेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमने उसको किस पाथ के ऊपर रूट करवाना है, उसको किस पाथ के थ्रू उसको सेंड करना है। लें जी, अब थर्ड आपका पॉइंट है जी टाइमिंग का। द टर्म टाइमिंग रेफर्स टू टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन डाटा शुड बी एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंड। ठीक है, किस तरीके से उसको सेंड करना है, सॉरी कब उसको सेंड करना है और कितनी तेजी से उसको सेंड करना है। इसकी एग्जांपल यही वाली जो है वो हम यूज करेंगे। 10 मेगाबाइट्स के अंदर जो है वो डाटा सेंडर प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिसीवर क्या करता है, उसको सिर्फ 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से ही प्रोसेस कर सकता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था ऊपर के जी, जिटर वाले से ऊपर थोड़ा सा वो क्वेश्चन था, तो उसके पीछे भी यही वाली कहानी थी कि एक सेकंड रुक जाएं स्टूडेंट्स। ये देखें बच्चों, इसी चैप्टर के अंदर ये कंपोनेंट से ऊपर यहाँ पे जो है ना वो एक लाइन लिखी हुई है कि डिलीवरी टाइमली डिलीवरी मींस डिलीवरिंग डाटा एज दे आर प्रोड्यूस। कि जिस तरीके से हमारा डाटा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी रियल टाइम ट्रांसमिशन की, कि हम मैच जोन सा है वो जिस तरीके से वहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उसी तरीके से वो पूरी दुनिया में जो है वो दिखाया जा रहा होता है। तो जैसे डाटा प्रोड्यूस हो रहा होता है वैसे ही वो दूसरों तक पहुंचा दिया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब दोबारा हम उसी जगह पे आ जाते हैं जहां से ये बात मुझे याद आई थी। देखो, अब ये तो तब था ना कि 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड से जो है ना वो सेंडर उस डाटा को सेंड कर रहा है। उनके पास बड़ा हाई मैकेनिज्म है, बड़ी अच्छी डिवाइसेस हैं जो कि ये काम कर सकती हैं। एक सेकंड में 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड 100 मेगाबिट्स को प्रोसेस कर सकती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे हमारे एंड पे जो डिवाइसेस हैं वो इतनी फास्ट या इतनी एफिशिएंट नहीं होंगी। तो वो क्या करेंगी, वो जस्ट 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड के थ्रू जो है डाटा को प्रोसेस करेंगी। तो इस जगह पे जो है ना वो इश्यूज क्रिएट होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं और हमारा जो डाटा है ना वो लॉस कर सकता है। आप कह लें कि सेंडर जो है वो ये इतना स्पीड पे काम कर रहा है, रिसीवर इतनी स्पीड पे कर रहा है। तो अगर सेंडर उस मैसेज को थ्रो करता जाए तो रिसीवर एंड पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बिट्स जो सी हम आपस में डिस्टर्ब हो सकती हैं, डाटा लॉस भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है। तो इन तमाम इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम प्रोटोकॉल्स बताते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे रिसीवर साइड पे इतनी फास्ट
डिवाइस काम नहीं कर रही है तो इनके दरमियान एक सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस होना चाहिए। अब सिंक्रोनाइज का प्रोसेस तो क्या होता है, ये हमारी ओएसआई लेयर्स की जो मॉडल की जो लेयर्स है ना उसके अंदर एक काम है जो कि किसी एक लेयर के ऊपर प्रोसेस किया जाता है। तो ये आपने अभी याद रखना है, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, जो कि इस टाइमिंग को मैनेज करती है कि सेंडर और रिसीवर एफिशिएंटली वर्क कर सकें और कोई भी डाटा लॉस अंदर से ना हो। अब ये वीडियो हो गई है थोड़ी सी बड़ी, तो मैं स्टैंडर्ड्स जो उनसे है ना वो आपको कल की वीडियो में बताऊं। ओके स्टूडेंट्स, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहे, कोई क्वेश्चन हो लाजमी तौर पे कमेंट कर दिया करें। अगर जब ऑनलाइन सेशन होगा तो मैं आपके उन कमेंट्स का आंसर दे दूंगी। ठीक हो गया? ओके जी, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें।